हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए सुनते हैं, जब गांधी जी विलायत जाते हैं तब क्या होता है। सन 1889 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसीलिए भावनगर में सामल दास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे अध्यापकों के व्याख्यान में न रस आता और न मैं उन्हें समझ पाता। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के सामल दास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति में माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण मापजी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वे छुट्टी के दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं सामलदास कॉलेज में हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कवा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसीलिए गद्दी संभालने का बोझ इसे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 40 से 60 रुपए की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाए तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवल राम कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हजार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं। वह उनके नाम की सिफारिश पत्र दे देगा तो इसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह में स्वीकृति होने में उन्हें कोई शंका ही ना हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यहीं पढ़ते रहना? मुझे जो भाता मैंने बतला दिया। मैंने कॉलेज की कठिनाइयों से तो डर ही गया था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजे तो बहुत ही अच्छा है। माता जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ, मेरी बात पर विचार कर देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। माताजी को कुछ न सूझ पड़ा। वियोग की बात उन्हें जैसे जची नहीं। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज की तरफ से तुझे थोड़ी बहुत मदद कर दें। मुझे यह सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं पोरबंदर पहुंचा। चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बातें सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनके रहन सहन और साहबों के रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता ही नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटता ही नहीं। पोशाक देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा। मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाजत तो तेरी माँ की है। अगर वह तुझे इजाजत दे दे तो खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरा आशीर्वाद तो तुझे है ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राजी करना होगा। पर लेली साहब के नाम पर आप मुझे सिफारिश पत्र तो दे देंगे ना? चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन हैं। तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे जरूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियाँ पर चढ़ते चढ़ते वे मुझे मिले और मुझे यह कहकर ऊपर चले गए कि तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी।
मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करने की भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हजार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बेड़ा उठाया। माताजी कैसे समझती? उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं। कोई कहता वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं इन 3 चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते? माताजी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा? मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचर्जी स्वामी से पूछूंगी। बेचर्जी स्वामी मोड़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वे बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों से व्रत लिवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिवाई और मैंने मांस, मंदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दी। बड़ों से आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई की ओर रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए। अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी ना छूट सका। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंच गया।